एसबीआई पीओ की सीटीसी है 21.97 लाख रुपीस। तो क्या इसका मतलब ये है कि एसबीआई पीओ को ज्वाइन करते ही उसके अकाउंट में 1.8 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी आएगी? बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। ये जो फिगर है 21.97 लाख रुपीस का, जो कि एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2026 के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो थोड़ा मिसलीडिंग है फॉर एवरी एस्पिरेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्वाइन करते ही 1.8 लाख की सैलरी मिलने वाली है। तो कितनी सैलरी मिलेगी आपको, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए आपको? मुंबई में अगर आपकी पोस्टिंग हो या फिर नॉन मेट्रो सिटीज में आपकी पोस्टिंग हो, आपकी सैलरी कितनी आने वाली है? एचआरए और लीज अकोमोडेशन में क्या डिफरेंस होता है? और सैलरी के अलावा एसबीआई पीओ को और क्या क्या अलाउंसेस और एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, ताकि आपको ये रियलिटी पता रहे कि डे 1 में आपके बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होने वाला है। तो सबसे पहले तो बेसिक समझ लेते हैं। तो एसबीआई पीओ की स्टार्टिंग बेसिक पे 48,480 रुपए होती है, लेकिन उनको 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, यानी कि उनकी बेसिक पे 56,480 रुपए हो जाती है। 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स लगने के बाद उनकी बेसिक कुछ ये हो जाएगी। उसके बाद में उनकी जो पे स्केल है वो लिखी हुई है 48,480 से 2000 डिवाइडेड बाय 7। इस बेसिक का मतलब क्या होता है, आइए मैं वो आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप ज्वाइन करोगे तब आपकी बेसिक 48,480 रहेगी, लेकिन एसबीआई पीओ है तो 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलके आपकी बेसिक 56,480 रुपए हो जाएगी। 7 साल तक आपको 2,000 रुपए के इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो 7 में से 4 तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मिल गए, यानी कि 3 इंक्रीमेंट्स और मिलेंगे आपको 2,000 रुपए के एनुअल इंक्रीमेंट्स। उसके बाद में आपको 2,340 रुपए के 2 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, 2 एनुअल इंक्रीमेंट्स, जिसके बाद आपकी बेसिक करीब 67,160 हो जाएगी। उसके बाद आपको 7 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे 2,680 रुपए के, और लास्ट में आपकी बेसिक 85,920 रुपए तक हो जाएगी जेएमजी स्केल 1 की। तो ये है आपकी बेसिक पे। अब आपकी जो बेसिक पे होती है वो फाउंडेशन होती है, बाकी सारे अलाउंसेस होते हैं जैसे चाहे डीए, एचआरए, सीसीए वगैरह सब जो होते हैं वो आपकी बेसिक पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यानी कि आपकी बेसिक पे जितनी हाई होगी आपकी ग्रॉस भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो यानी कि ग्रॉस सैलरी भी आपकी अच्छी ही होगी। अब बात करते हैं मुंबई में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी ग्रॉस सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले मुंबई की ही बात करेंगे क्योंकि यही सबसे ज्यादा सर्च है, इसकी ही सबसे ज्यादा सीटीसी है। अब मुंबई की सबसे ज्यादा सीटीसी क्यों है? क्योंकि मुंबई में एचआरए और लीज अकोमोडेशन सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कंपनी की सीटीसी जो होती है वो बढ़ जाती है, और वही सीटीसी नोटिफिकेशन में हाईलाइट की गई है। मुंबई में अगर आप पोस्टेड हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी 95,000 से 97,000 के आसपास रहेगी। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है आइए वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको अभी एसबीआई पीओ की मई मंथ की मैं सैलरी बताती हूँ। ये अंदाजे से अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही फिगर्स हैं। तो अगर आप बेसिक पे की बात करें तो एसबीआई पीओ की 56,480 रुपए की स्टार्टिंग बेसिक पे होती है। डीए अभी मई, जून, जुलाई क्वार्टर के लिए 25.70 डिक्लेयर किया गया है, तो उस हिसाब से डीए 14,515 रुपए होता है। स्पेशल अलाउंस फिक्स है जो कि 14,967 रुपीज है। एचआरए करीब 9% है मुंबई में, तो ये हो गया 5,083 रुपीज। सीसीए 4% का होता है यानी कि 2259 रुपीज। लर्निंग अलाउंस फिक्स है 850 रुपए का।
मिसलेनियस और पीक्यूपी अलाउंस 1000 रुपए का है। अब ये पीक्यूपी अलाउंस क्या होता है? पीक्यूपी अलाउंस जो होता है, अगर बैंकर्स एडवांस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं, जैसे कि JAIIB या फिर CAIIB जो कि IIBF कंडक्ट करवाता है, तो अगर वो ये एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं तो उनको पीक्यूपी अलाउंस मिलता है। तो हर किसी को स्टार्टिंग में ये जरूरी नहीं है मिले, अगर आपने ये एग्जाम्स क्लियर कर रखे होंगे तो ही आपको पीक्यूपी अलाउंस मिलेगा। तो इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी 95,194 रुपए रहेगी, जो कि मुंबई में है। अपन ने मुंबई का HRA वगैरह इसमें इंक्लूड किया है। तो 95,000 से 96,000 के आसपास मुंबई में SBI PO की ग्रॉस सैलरी रहेगी। अब जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि NPS का कंट्रीब्यूशन आपका डिडक्शन होता है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए का फिक्स डिडक्ट किया जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस होता है, वेलफेयर फंड होता है, इनकम टैक्स होता है। तो करीब 10 से 11-12 हजार रुपए तक का आपका डिडक्शंस होता है, जो कि ग्रॉस सैलरी में से होता है। तो नेट सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी में से जब ये डिडक्शंस को आप डिडक्ट कर लोगे तो ग्रॉस सैलरी करीब 85,000 के आसपास रहती है। तो अगर अपन मुंबई की बात करें तो आपकी ग्रॉस सैलरी 95 से 97,000 के आसपास रहेगी। वहीं नेट सैलरी जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो 85 से 86,000 के आसपास रहेगी। तो इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है फर्स्ट मंथ की सैलरी में। तो ये तो थी मुंबई या मेट्रो सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी ग्रॉस और नेट सैलरी क्या रहेगी। लेकिन अगर आपकी नॉन मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग होती है, टायर 2 टायर 3 सिटीज में अगर आपकी पोस्टिंग रहती है, तो आपकी जो CTC है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उधर आपका HRA, CCA और लीज अकोमोडेशन की जो लिमिट्स होती हैं वो थोड़ी कम होती है टायर 1 सिटीज से। तो टायर 2 या 3 सिटीज में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपका एनुअल CTC 8 से 13 लाख रुपए के आसपास रहेगा। वहीं आपकी इन हैंड सैलरी 75 से 80,000 रुपए के आसपास रहेगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका CTC में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, लेकिन आपकी जो इन हैंड सैलरी है उसमें करीब 5 से 8,000 रुपए का ही डिफरेंस होता है मेट्रो और नॉन मेट्रो में। ऐसा क्यों? क्योंकि इन हैंड सैलरी में आप केवल HRA और CCA का डिफरेंस देखते हो जो 5 से 8,000 रुपए का हो जाता है, लेकिन एनुअल CTC में लीज्ड अकोमोडेशन का डिफरेंस आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बैंक के लिए। टायर 1 सिटीज, मेट्रो सिटीज में लीज्ड अकोमोडेशन जो होता है, लीज्ड की लिमिट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू टायर 2 सिटीज या नॉन मेट्रो सिटीज। इसीलिए बैंक का CTC काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब ये जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं वो SBI PO के जो नोटिफिकेशन है उसमें जो CTC लिखा है उसके ऊपर बेस्ड है। एक्चुअल फिगर्स SBI कहीं पर भी पब्लिश नहीं करता है, इसके लिए ये सारे फिगर्स ट्रूली एस्टिमेट्स हैं। एक्चुअल फिगर्स थोड़े वेरी कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया CTC और ग्रॉस सैलरी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है और वो दोनों सेम नहीं होते हैं। तो CTC में बैंक का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि NPS या पेंशन फंड में बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्लूडेड होता है। इसके लिए भी CTC काफी हायर साइड में चली जाती है, लेकिन जो आपको ग्रॉस या इन हैंड सैलरी मिलेगी वो कम होती है कंपैरेटिवली। अब HRA की बात करें तो SBI PO को 7 से 9% तक का HRA मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी जहां पे वो पोस्टेड हो। अगर नॉन मेट्रो सिटीज में होंगे तो आपका हो सकता है 7 से 8% का HRA हो, और अगर आप मेट्रो सिटीज में पोस्टेड हो तो 9% तक का HRA आपका हो सकता है। इसके अलावा अगर आप HRA नहीं लेंगे तो आपको लीज अकोमोडेशन भी मिल सकता है। तो HRA तो सैलरी का पार्ट होता है, आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूडेड होता है, लेकिन लीज अकोमोडेशन आपको डायरेक्टली कैश नहीं मिलता है उसमें। तो लीज अकोमोडेशन क्या होता है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। अब लीज अकोमोडेशन होता क्या है? तो लीज अकोमोडेशन में बैंक जो है वो डायरेक्टली आपके लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है। तो आप घर खुद चूज करते हो कि कौन सा घर आपको रेंट पे लेना है, और उसके साथ में और लैंडलॉर्ड के साथ में फिर आप बैंक की लीज करवाते हो। तो बैंक और लैंडलॉर्ड के बीच में एक लीज का एग्रीमेंट होता है जिसमें आप थर्ड पार्टी होते हो कि आप बेनिफिशियरी हो, और उस केस में बैंक एवरी मंथ लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर देगा।
लेकिन यहाँ पर रेंट की लिमिट्स फिक्स कर दी जाती है बैंक के द्वारा, तो जो कि स्केल के बेसिस के ऊपर होती है। जैसे कि अगर आप पीओ ज्वाइन करोगे तो मुंबई में रहोगे तो करीब 30,000 के आसपास आपकी लीज अकोमोडेशन की लिमिट होगी। वहीं अगर आप हायर ग्रेड्स में पहुंच जाते हो, स्केल 2 स्केल 3, तो उनका लीज अमाउंट ज्यादा रहता है। इसी तरीके से मेट्रो की जगह अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में पोस्टेड होगे तो आपका लीज का अमाउंट थोड़ा कम होगा। जैसे मुंबई में 30,000 था, तो नॉन मेट्रो सिटी में हो सकता है 20,000 15,000, कुछ इस तरीके की लिमिट्स बैंक ने फिक्स कर रखी हो, जो कि वहां की नॉर्मल रेंट्स जो है उसके अकॉर्डिंग बैंक फिक्स करता है। तो अगर आपने एचआरए का अमाउंट देखा था सैलरी में, तो एचआरए करीब 5,000 रुपए था मुंबई में। वहीं अगर आप लीज की बात करें तो वो करीब 30,000 है। तो यानी कि अगर आप एचआरए नहीं लेंगे, बैंक के साथ में लीज करवा लेंगे, तो आपको 30,000 रुपए तक का रेंट मिल सकता है। तो ये आपका डायरेक्ट कैश तो नहीं मिलता सैलरी में, लेकिन डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हैं अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में। तो ये इस तरीके से इनडायरेक्टली वे में आपके लिए एक फायदा ही है, आपकी एक बेनिफिट है। इसीलिए कंपनी इसको, एसबीआई इसको सीटीसी का पार्ट इंक्लूड करती है। और मुंबई में रेंट्स ज्यादा होने की वजह से वहां का लीज अकोमोडेशन लिमिट ज्यादा है, जिसकी वजह से सीटीसी भी ज्यादा हो जाती है। अब सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स हैं जो कि एसबीआई पीओ को मिलते हैं। तो आपको घर मिल गया तो घर के लिए अब फर्नीचर भी मिलता है। तो 1,20,000 से 1,80,000 रुपए तक की लिमिट रहती है फर्नीचर के लिए। आप अपनी पसंद का फर्नीचर खरीद सकते हो। बैंक आपको वन टाइम पेमेंट कर देता है बल्क में। याद रखिए, मंथली पे आउट नहीं होता, वन टाइम पेमेंट होता है बल्क में, करीब 1,20,000 से 1,80,000 रुपए तक का, जो कि आप फर्नीचर खरीदने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसमें एम्प्लॉय को तो 100% कवरेज मिलता है और आपके डिपेंडेंट मेंबर्स का भी कवरेज होता है। ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है और कैशलेस ट्रीटमेंट भी है। तो एसबीआई का काफी टॉप्स के हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप रहता है, जहां से आप कैशलेस ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। पेट्रोल और फ्यूल रीइंबर्समेंट भी मिलता है। तो ऑफिसर्स को करीब 60 लीटर्स का पेट्रोल का पैसा रीइंबर्स कर दिया जाता है, जो कि उन्होंने ऑफिस या फिर अप्रूव्ड जगह के लिए यूज किया हो। एग्जैक्ट रीइंबर्समेंट आपकी स्केल और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का भी रीइंबर्समेंट दिया जाता है। तो आप प्रोफेशनल बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स वगैरह का रीइंबर्समेंट बैंक से क्लेम कर सकते हो। एंटरटेनमेंट और हाउस होल्ड क्लीनिंग का भी अलाउंसेस होते हैं। तो आप अपने घर को मेंटेन करने के लिए जो लेबर चार्जेस पे करते हो, उसका आप रीइंबर्समेंट बैंक से क्लेम कर सकते हो। मोबाइल और फोन के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रीइंबर्सेबल होते हैं। तो आप अगर ऑफिस यूज के लिए अपना मोबाइल फोन यूज करते हो तो आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रीइंबर्स कर दिए जाते हैं एज पर द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द बैंक। बैंक आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लोन्स भी देता है। तो हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तो इस तरीके के कई तरीके के लोन्स आपको बैंक से मिल जाते हैं, जिनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग मार्केट रेट से काफी कम होती है। तो ये आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जब आपको कोई बड़ा असेट खरीदना होता है, कि आपकी इंटरेस्ट की जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा आपको फेस्टिवल एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जो कि आप अपनी टेम्परेरी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सके, तो उसके लिए ये फैसिलिटीज रहती हैं। इसके अलावा आपको एलटीसी मिलता है। आप और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स जो है वो एलटीसी अवेल कर सकते हैं, और उस केस में आपको 2 टायर का ट्रेन का फेयर रिम्बर्स कर दिया जाता है। और एलिजिबल केसेस में, जो स्पेशल केसेस होते हैं, उसमें इकोनॉमी का एयर फेयर तक भी मिल सकता है। इसके अलावा जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पे हॉलीडे होम्स और गेस्ट हाउस भी होते हैं, तो वो भी आप पहले से बुक करा सकते हैं, ताकि आपको रहने करने की भी आपकी व्यवस्था आसानी से हो सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। हर 2 से 4 साल में आपको एलटीसी मिलती है, और अगर आप एलटीसी नहीं लेंगे तो उस केस में आप अपनी पीएल एनकैशमेंट करवा सकते हैं।
इन सब के अलावा एसबीआई जो है वो बच्चों की एजुकेशन को भी सपोर्ट करता है। इसके लिए अपने एम्प्लॉयज के जो बच्चे हैं उनके लिए वो स्कॉलरशिप्स और स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम भी चलाता है। तो अगर आपके बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो आपको बैंक से स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। इसके अलावा लीव सिस्टम्स होते हैं, तो आपको लीव मिलती है, कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, सिक लीव, मैटरनिटी लीव। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस में 2 साल तक की सबैटिकल लीव तक मिलती है। इसके अलावा एनपीएस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसमें पेंशन, ग्रेचुइटी और आपका लीव एनकैशमेंट शामिल है। और अगर आपने कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं, आईआईबीएफ के कई सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें से जेएआईआईबी और सीएआईआईबी है, तो आपको इंक्रीमेंट्स लगते हैं जिससे आपकी बेसिक पे बढ़ जाती है, और बेसिक बढ़ने के बाद में आपकी ग्रॉस सैलरी में डेफिनेटली काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि एसबीआई सैलरी के अलावा देता है। तो ये था फुल ब्रेकडाउन कि एसबीआई पीओ को स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है। 21.97 लाख का फिगर देखकर आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना है, क्योंकि आपकी सैलरी करीब 85 से 90 हजार के आसपास रहेगी। हर किसी को मुंबई में पोस्टिंग नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि बैंकिंग सेक्टर में ये काफी अच्छी सैलरी है। एसबीआई सबसे अच्छा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। बाकी सब बैंक से कंपैरिजन करोगे तो आप डेफिनेटली वर्कलोड, वर्क प्रेशर तो है ही है एसबीआई में, बट वो अकॉर्डिंगली कंपनसेट भी करता है। बेनिफिट्स तो आपने देखे ही, सैलरी के अलावा कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको पर्टिकुलरली कौन सा अलाउंस या कौन सा बेनिफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।